हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अखिलेश। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज भाई अपना जो है संस्कृत का पेपर क्लास 9th का संस्कृत का जो पेपर रहेगा हमारा 5 मार्च 2026 को रहेगा। तो हम इसमें बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखते हैं भाई। सबसे पहले हम देखते हैं परीक्षोपयोगी गद्यांशों एवं पद्यांशों एवं नाट्यांशों पर आधारित प्रश्न। मतलब इसमें कुछ गद्यांश आएंगे, 2 गद्यांश आते हैं, उसमें से आपको एक करना पड़ता है, ठीक है, अथवा में रहता है। और एक नाट्यांश 2 नाट्यांश आएंगे, उसमें से भी आपको एक करना पड़ता है। और 2 पद्यांश आएंगे, जिसमें से भी आपको एक करना पड़ता है। तो हम 5 से मतलब 2 पद्यांश 3 पद आएंगे, 2-3 गद्यांश बताएंगे और 2 नाट्यांश बताएंगे करीबन, ठीक है। तो वही वही आपको कर लेना है। तो हमारा इसका पहला वाला है, जिसमें देख पा रहे होंगे आप, स्वर्ण काका लिखा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है पहला वाला जो गद्यांश है, इसको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना। जैसे लिखा है, पूरा कस्मिंचित ग्रामे का निर्धना वृद्धा स्त्री नवविस्ता। तो इस प्रकार से आप ये कर लेना, इसको पढ़ के इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, ठीक है भाई। इसको आप अच्छी तरीका से पढ़ सकते हैं। तो आपकी जो परीक्षा बोर्ड में परीक्षा अध्ययन है भाई, परीक्षा अध्ययन में दिया हुआ है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस वर्ष के लिए, स्वर्ण काका वाला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिएगा पेज नंबर 27 पे दूसरा प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, चंदनः अस्तु गच्छ सखीवी सत्र धात्र यत्रता आनंदिता च भवा। यानी आपका जी क्या है, एक नाट्यांश है बेटा। हमने वो बताया था गद्यांश है, ये एक नाट्यांश है यानी नाटक है। तो एक नाटक ये भी आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ष 2026 के लिए, जो कि आपको 5 मार्च में आपको छपा मिलेगा ये वाला प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न भी आपको मिलेगा, ठीक। अब हमारा जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक जेबी नाट्यांश है बेटा। तो आपके 2 नाट्यांश आना है, जिसमें से आपको एक करना होगा, अथवा में रहेगा एक नाट्यांश आपको करना होगा। तो ये नाट्यांश भी आप करके जाएंगे। ये चंदन वाला, ये 5वां दिया हुआ है, मल्लिका चंदन मल्लिका, ठीक है। ये वाला भी आप अच्छे से पढ़ के इसके प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप बहुत अच्छे से करके जाना। अब आता है आपका, देखो भाई नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपका ये पद्यांश वाला। ये वाला भी वृत्तम यतनेन सनक्षेद वित्तमेति चायाति चा अक्षरो वित्तता क्षीरो वृत्त तस्तु हतो हता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न भी आप पद्य में पढ़ के जाना, ये पद्यांश में रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद और आगे चलते हैं, ये भी और पढ़ लेना, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं पढ़े, लेकिन इसके अलावा जो हम बताते हैं उनको जरूर पढ़ के जाना। तो हमारा एक प्रश्न और रहेगा ये, गुणा गुणगेशु गुणा भवंती ते निर्गुणम प्राप्त भवंती दोषा अश्वधत्वया प्रभंति नद्दा समुद्र मासात भवंत से। ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये भी आपका एक पद्यांश रहेगा। और हमारा एक गद्यांश ये रहेगा, एक गद्यांश को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ना और इनके प्रश्नों के जवाब लेना है। कुछ प्रश्न यहाँ दिए हैं, कुछ प्रश्न इसके आगे दिए हैं, जो कि 2024-25 में भी आया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ठीक है भाई। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा जो रहेगा गद्यांश, एक नहीं, ये भी आपका नाट्यांश रहेगा, ठीक है। ये नाट्यांश आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये नाट्यांश तो आने ही आना है, इसका विशेष ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये नाट्यांश भी आपका आ सकता है, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है भाई। अब हमारा एक पद्यांश और हम आपको बता रहे हैं, तो ये वाला पद्यांश भी आप पढ़ के जाना, ठीक है। इस पद्यांश के प्रश्न उत्तर ये दिए गए हैं, तो प्रश्नों को आप पढ़ के इसके जवाब आपको इसी से देना पड़ते हैं, इसको भी आप पढ़ के ही जाना, ठीक है। एक पद्यांश आपका ये हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसके बाद, ठीक है, अब आते हैं अपन, ठीक है, प्रश्न उत्तर पर आते हैं। तो हमने जितने भी पद्यांश आपको बताए हैं उनको जरूर आप पढ़ के जाएं, जिससे कि परीक्षा में जो कि आएंगे आपसे बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन्हीं में से आपके पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में, क्योंकि 5 मार्च को आपका पेपर रहेगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं अपन, अध्याय 2 पे चलते हैं, पेज नंबर 38 पर, जो कि इसमें प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। प्रश्न नाम, उत्तराणी संस्कृत भाषा में एक पद्यन लिखत। तो एक पद वाले जो उत्तर आपके आते हैं, 3 से 4 प्रश्न आते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कभी काम संबोधयति, ये वाला भी पढ़ के जाना। तीसरा प्रश्न इसमें दिख रहा होगा, कीदृशीं वीणाम निनादितुम प्रार्थयति, ठीक है। ये 5वां प्रश्न है, स्वर्ण काका कान अखादत, ये भी पढ़ के जाना। 6वां प्रश्न हमारा रहेगा,
प्रसाद कीदृशः वर्तते। इसके बाद 11वां प्रश्न पढ़ के जाना, वित्ततः क्षीणा कीदृशः भवति। 13वां प्रश्न पढ़ के जाना, वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति, ये भी पढ़ के जाना। इस प्रकार के प्रश्न हैं। कहा बाल्ये विद्याम न अधीतवान, ये भी पढ़ के जाना। मार्ग भ्रांतः सांध्याम कुत्र उपेति, ये भी पढ़ के जाना। हमारा जो 22वां प्रश्न रहेगा, खगोत्तमा कीदृशीं गिरम व्याजहार, ठीक है, ये भी पढ़ के जाना। 25वां प्रश्न, मानवः कुत्र सुरक्षितम तिष्ठति, तो ये भी पढ़ के जाना। सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते अस्ति। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति केषां संरक्षणाय यतते, तो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गीतिम कथम गातुम कथयति, ये भी प्रश्न अच्छा है। सरसा रसाला कदा लसन्ति, ये भी पढ़ के जाना। पुरुषा सिक्ताभि किम करोति, ये भी पढ़ के जाना। मकरालय कहा शिलाभि सेतु बबंधा, ये भी पढ़ के जाना। लोक रक्षा कया संभवती। तो ये प्रश्न जो है हमारे एक पदेन उत्तरम लिखित हो गए हैं। अब और आगे, ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न भी हो जाएंगे। अब आते हैं आगे, ठीक है। एक पदेन के और भी प्रश्न हैं, देखो, जिसमें रिक्त स्थान आने पूरे, ये भी कर लेना आप तीनों। इसके बाद वाणिक पुत्रस किम नामासीत, ये भी करके जाना। स्वान कीदृशे दिवसे पर्यटति। अगला प्रश्न है, काकली गीत संग्रह कस कवि रचना अस्ति, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे हमारे एक पदेन उत्तरम लिखित। हमने आपको 15 से 20 प्रश्न बताए हैं, इसमें से आपके प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। अब आते हैं पूर्ण वाक्य, यानी कि जो पूरे वाक्य में अपन प्रश्न का जवाब देते हैं। तो पहला है आपका, कवि बाड़ी में किम कथयति, ये प्रश्न करके जाना। बसंती किम भवति, ये भी करके जाना। और इसके उत्तर भी सामने दिए हुए हैं, तो आप इससे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा, बालिकाया पूर्वम कीदृशा काका न दृष्टा आसीत्। निर्धनाया, हाँ, निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्यत, ये भी करके जाना। अगला प्रश्न है, काला कस रसम पिबती, ये भी करके जाना। तो अच्छा प्रश्न रहेगा, मोस्ट भी है, ठीक है। यही प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में मिलेंगे। तो अगला प्रश्न है, जंतुवाः केन तुष्यन्ति। अगला प्रश्न रहेगा, सज्जनानाम मैत्रीम कीदृशी भवति। अगला प्रश्न रहेगा, सरोवराणाम हानि कदा भवति। अगला प्रश्न रहेगा, बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, अंधीतः तपोदत्तः काय गृहीतो भवत्, ठीक है, ये प्रश्न भी आप करके जाएंगे। अगला प्रश्न है, जटायो पस इति का बदति, ये प्रश्न भी आप करके जाना, ठीक है। इसके बाद स्वार्थांत मानवा किम करोति। अगला प्रश्न है, अस्माभि पर्यावरण रक्षा कथम करनीया, इसको भी पढ़ के जाना, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, पेज नंबर 46 पर आते हैं। तो इसमें बालकः कीदृशम चटकम अपश्यत। खिन्नः बालकः स्वानम किम अकथयत, इसको भी पढ़ के जाना, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न रहेगा, प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। अगला प्रश्न रहेगा, जटायु केन बाम बाहुम दंसति। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वातुलाम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी किम अखतयत, इसको भी पढ़ के जाएंगे आप, ठीक है। अच्छे प्रश्न रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो जी हमारे रहेंगे। और एक दो प्रश्न और हैं, इसको भी पढ़ लेना। आरुणे मतानुसारम मना कीदृशम भवति, ये प्रश्न भी है। सर्पी किम भवति। तो ये प्रश्न हमारे रहेंगे एक वाक्यन या पूर्ण वाक्यन वाले, ठीक है। तो एक पदेन वाले प्रश्न हो गए और पूर्ण वाक्यन वाले, ये भी 15 से 16 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, ठीक है भाई। इनको भी बहुत अच्छे तरीके से आप करके ही जाना, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपको 5 प्रश्न 2-2 नंबर के मिलने ही वाले, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न निर्माणम। तो प्रश्न निर्माणम क्रूत के अपन को कम से कम 3 से 4 नंबर का आपको मिलेगा, ठीक। इसमें से जो मैंने टिक लगाए हैं, देखो, पहला है ग्रामीण निर्धना स्त्री औसत। तो हमें इसमें क्या करना है, जहां पर आपको ब्लैक तरह का दिख रहा होगा निर्धना स्त्री, इसकी जगह पर हमें क्या लगाना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण हम कैसे करेंगे, निर्धना स्त्री को हटा के यहाँ क्या लिख देंगे, ग्रामीण का औसत, ठीक है ना। तो निर्धना स्त्री हट जाएगी और का लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसका प्रश्न निर्माण करना है। स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत,
यहाँ पर क्या स्वर्ण का कम की जगह हम क्या कर देंगे, कम लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये वाला भी पढ़ लेना है। मूर्धकानि पूजनम मित्तानि रचितानि आसन। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको भी पढ़ लेना है। और हमारा ये रहेगा वृक्षा फलम ना खादन्ति, इसको भी आप पढ़ लेना। इसके बाद चटका स्वर्ण कर्मणि व्याघ्र आसीत, इसको भी पढ़ लेना। कुक्कुरः मनुष्याणाम मित्रमस्ति। ठीक है, इसका भी प्रश्न निर्माण आप बना लेना। तपोदत्तः तपश्चर्या विद्याम विद्याम वक्तुम प्रवत्तुस्ति, इसको भी आप कर लेना। इसमें नेक्स्ट जो है वन वृक्षः विवेकम सिद्ध्यन्ते, इसको भी आप कर लेना प्रश्न निर्माण में। ठीक है, और भी है, ज्यादा नहीं है। तो वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु ना प्राप्येत, इसको भी आप प्रश्न निर्माण बना लेंगे। पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति। ठीक है, इसको भी आप बना लेना। नंदिनी नंदिनी पदाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजित करोति, इसको भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट गुरुग्रह गत्यो विद्याभ्यासा करणीय, इसको भी आप बना लेना प्रश्न निर्माण में। तो मथ मानस ददन अणिमा ऊर्ध्वम समुदिष्टि, इसको भी आप कर लेना। तो हमारे प्रश्न निर्माण रहेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि मैंने बहुत ही कम प्रश्न बताए हैं। ठीक है, और इसके बाद पाठांत अनभ्यास। ठीक है, अब इसमें आप देख पा रहे होंगे, नीचे आ जाओ। प्रदत्त शब्द ही पाठगत रिक्त स्थानी पूर्यत, पाठ के अनुसार आपको रिक्त स्थान पूर्यत करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। इसको पढ़ के आप रिक्त स्थान दे सकते हैं। ठीक है भाई, तो हमने देखो आप देख पा रहे होंगे एका निर्धना डॉट डॉट स्त्री नवसत, इसमें क्या आएगा, वृद्धा आएगा। इस प्रकार से आपको जी फिल इन दी ब्लैंक्स ए वाले भी कर लेना, ए भी कर लेना, सेकंड वाले के थर्ड भी कर लेना और फोर्थ भी कर लेना, ये करके ही जाना। ठीक है, सही जोड़े आपको करने करना है। इसके बाद आमना, इसको भी आप करके जाना जितने इसमें दिए हैं। कथा क्रम संयोजनम, देखो भैया कथा क्रम संयोजन का मतलब एक कहानी आती है आपको लिखने के लिए, तो उसको भी आपको क्रम से लिखना पड़ेगी। ठीक है, तो जो कहानी वाले चैप्टर है उनको अच्छे से पढ़ लेना। और हमारे पास इसमें आप देख पा रहे हैं नंबर 1 पे जो कहानी दी गई है, इस कहानी को अच्छे से पढ़ के जाना। आपको 3 से 4 लाइनें या 5 लाइनों में आपको देगा, 4 लाइनों में कम से कम, तो 4 लाइनें आपको देगा, वो कहेगा क्रम से लिखो, कथा क्रम संयोजनम, कथा क्रम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे इसमें क्या दिख रहा है आपको, कहा से यहाँ तक जा तक दिया गया उसमें। अब पहली लाइन कौन सी आएगी बेटा, घा नंबर की इसमें। ठीक है, तो आपको पढ़ के जाना कि जा वाली लाइन सबसे पहले लिखना पड़ती है हमें इस कहानी में। ठीक है भाई, और इसके बाद फिर आएगी का वाली लाइन, यानी ये वाली लाइन आएगी, फिर आपको गा वाली लाइन आएगी। इस प्रकार से आपको ये कथा क्रम संयोजन कर लेना है, क्योंकि ये क्रम के लिए 4 नंबर में आता ही है। और इसमें एक और दी गई है नीचे 2 नंबर पे, इसको भी पढ़ के जाना। ठीक है, कौन नंबर पे कौन सा आएगा, तो ये हो गई आपकी कथा क्रम संयोजन। ठीक है, इसके बाद आ जाओ कहा कम कथयति, मतलब किसने किससे कहे, कौन सा वाक्य किसने किससे कहा। जैसे हमने आपको ये इम्पोर्टेंट लगा दिए हैं, तो ये वाले वाक्य आप बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। जैसे हमने इसमें दे दिया तंडुलान माँ भक्ष्यम, तो किसने, बालिका ने स्वर्ण काकम से कहा। इस प्रकार आपको पता होना चाहिए किसने किससे कहा है। ठीक है भाई, इस प्रकार के इतने वाक्य आप कर लेना बस। इसके बाद अपन आ चलते हैं आगे, आगे हम चलेंगे और आ जाते हैं सुभाषित। सुभाषित श्लोक पर आ जाओ। सुभाषित श्लोक आपका बेटा 2 नंबर का एक पूछा ही जाता है कि आपको एक श्लोक, ऐसा श्लोक लिखना है, सुभाषित होना चाहिए, और जो इस प्रश्न पत्र नास्ती, मतलब प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है भाई, तो प्रश्न पत्र में जो ना आया हो वही श्लोक लिखना है। अगर आपका प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आ जाता है, श्लोक आ जाता है, तो आप उसमें नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र में आप, मतलब पेपर में आप इसको नहीं लिख सकते हैं। अगर ये नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं, इसलिए। और कौन से श्लोक लिखना पड़ता है आपको, सुभाषित वाला ही लिखना पड़ता है, सुभाषित वाला उसमें लिखा रहता है प्रश्न में, तो सुभाषित वाला ही याद करें। ये कर लो, ये भी कर लो याद। ठीक है, गुणा गुण गुणा भवंती तीन निर्गुणम प्राप्त भवंती दोषा। ठीक, बहुत अच्छी तरीका से। और एक ये भी कर लीजिए, प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंती जंतुआ तस्माद तदे वक्तव्यम बचने का दरिद्रताम, इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा अपना स्वाभिश्वासितानि श्लोक। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, संधियों पर आ जाते हैं भाई, जो कि संधियां हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, संधियों में आपको ये बनना चाहिए। जैसे हमारा है, संधि को अपन को भी जानेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में हमारे कितने भेद होते हैं भैया, स्वर संधि में हमारे 6 भेद होते हैं।
जैसे पहला संधि है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा संधि है गुण संधि, तीसरा संधि है वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि, पूर्वरूप संधि। ठीक है, और भी है लेकिन अपन इसमें 6 भेद मुख्य होते हैं अपने जो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, दीर्घ स्वर संधि में समझेंगे कि दीर्घ स्वर संधि कहाँ कैसे यूज होती है। ठीक है, जैसे आपको पता है आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटे ऋ से क्रमशः अगर दीर्घ छोटा छोटी ऊ और ऋ का मेल होता है, अगर इसी का इसी से मेल हो जाता है तो दीर्घ वर्ण बनाता है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप, चलो मैं यहाँ बताता हूँ। ठीक है भाई, कि यदि मान लो छोटा आ हो या बड़ा आ हो और प्लस लगा दे छोटा आ या बड़ा आ, तो क्या बनाए बेटा, बड़ा आ बनाए। ठीक है, और छोटी ई हो और बड़ी ई हो तो कौन सी संधि हम बता रहे हैं आपको, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है भाई, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है भाई, तो छोटा और बड़ा या छोटा और बड़ा मिलके और छोटा और बड़ा दोनों को जोड़ दिया जाए तो बड़ा आ बनाए। ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई हो तो प्लस हो जाए छोटी ई या बड़ी ई, तो जो दूसरा नियम कहेगा हमारा इसका, तो बड़ी ई प्राप्त होगा। मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, और देखिए आप ध्यान से छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो। ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ से मेल करे तो क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा। और अब क्या है, छोटी रीरी हो जाए और फिर से रीरी। ठीक है, बड़ी और प्लस छोटी रीरी प्लस बड़ी रीरी। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर बड़ी रीरी का उच्चारण बनाएगा। तो इस प्रकार से हमें पता लग गया कि यहाँ पर बड़े अक्षर का होता है तो उसको बोलते हैं दीर्घ। वैसे भी आप जानते हैं कि दीर्घ माने बड़ा होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी देखो बड़ा आ रहा, बड़ी आ रहा, बड़ा ऊ आ रहा, रीडी आ रहा। ठीक है, इस प्रकार से पता लग जाएगा कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। जैसे हम इसमें अब पता लगाएंगे, जैसे हमारा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमने बताया था पुस्तक धन आलया, हमने इसमें टिक भी लगाया है। ठीक है, पुस्तक धन आलया। तो जैसे हम इसका एग्जाम्पल अगर लेते भी है, पुस्तक प्लस आलया, ये हमने विकसित कर दिया। इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा बेटा पुस्तकालय। क्या बनेगा, पुस्तकालय। आपने क्या देखा कि यहाँ पर जैसे अपन बोलते हैं पुस्तक का आ का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप देखें आ प्लस बड़ा आ। मैंने आपको बताया था अगर छोटा आ और बड़ा आ मिलके भी बड़ा आ बनाएगा, छोटा आ और छोटा आ मिलके भी बड़ा आ बनाएगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, बड़ा आ। आप देख पा रहे हैं बड़ा का उच्चारण हुआ तो कौन सी संधि होगी बेटा, इस कंडीशन में होगी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। इस कंडीशन में आपको दीर्घ स्वर संधि लिखना है। ठीक है भाई, ऐसे में आपको दीर्घ स्वर संधि और भी उदाहरण है, जैसे हिम प्लस आलय, जैसे एक आध एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। हिम प्लस आलय, आपने क्या देखा, यहाँ भी देख पा रहे आ प्लस आ मिलकर क्या बना रहा, बड़ा आ बना रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हिमालय। इस कंडीशन में आपको लिखना है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है भाई, अब जैसे छोटी बड़ी का और हो जाए, जैसे विद्यार्थी है तो विद्याधन अर्थी, यहाँ भी देखो छोटा बड़ा प्लस छोटा बना रहा है तो बड़ा प्लस छोटा भी मिलेगा तो भी बड़ा, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आ जाइए कपिधन इंद्रा, कपिंद्रा, तो देखो यहाँ पर छोटी, जैसे अपन ने बोला कपि, ई का उच्चारण हो रहा है तो छोटी ई और ई छोटी ई। ठीक है, छोटी ई प्लस छोटी ई बनाएगा तो भी देखो बड़ी ई बना रहा है। यही मैंने बताया था ना आपको कि देखो भैया अगर छोटी ई प्लस छोटी ई भी मिले तो बड़ी ई बनाएगा, बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिले तो भी बड़ी ई बनाएगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिले तो बड़ा ऊ बनाएगा। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। तो हमने देख लिया, जैसे रविंद्र हो गए तो रवि, रवि बोला अपन ने तो ई का उच्चारण हो रहा तो ई आएगा, यहाँ भी छोटी ई आएगा, छोटी प्लस छोटी बड़ी ई। तो हमने क्या देखा कि बड़ा आ बड़ी ई, ठीक है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ओ बड़ी री, इस प्रकार की कंडीशन बने तो हम क्या कह सकते हैं उसको, दीर्घ स्वर संधि। सिंपल सी बात, तो ये तो कहलाएगी हमारी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है भाई, और भी है, जैसे गिरीश हो गया, गिरिधनीसा, गिरीश हो गया, साधु, साधु उपदेशा, देखो बड़ा ऊ आ रहा तो अपन इसको तोड़ा साधु धन उपदेशा, यानी छोटा ऊ का उच्चारण आ रहा और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहा है। ठीक है भाई, तो साधु उपदेशा हो गया। जैसे भानु देखो, तो भानु प्लस उदया, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर देखो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहा है, तो बड़ा ऊ का उच्चारण आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लो मातृणम है पितृणम है, तो पितृ प्लस ऋणम,
रीरी प्लस रीरी मिलके बड़ी रीरी बना रहा है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यह दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है भाई। अब आते हैं गुण स्वर संधि पर। गुण संधि क्या होती है? देखो, जब छोटा बड़ा के आगे छोटी बड़ी आए तो दोनों मिलकर ए उ आए तो दोनों मिलकर ओ, मतलब छोटा बड़ा के आगे छोटी ई आ जाए। जैसे मान लो हम समझाते हैं आपको, छोटा बड़ा के आगे अपने के पास क्या आ जाए। ठीक है भाई, छोटा और बड़ा के आगे अपने पास क्या आ जाए भाई, छोटा और बड़ा के आगे छोटी ई बड़ी ई आ जाए। तो मतलब इस कंडीशन में जैसे हमारे पास है गुण स्वर संधि। ठीक है भाई, गुण स्वर संधि, इसको भी ध्यान से समझो। छोटा अ के आगे अगर ई आ जाए, ठीक है, तो क्या बनाएगा? ए बनाएगा भाई। देख पा रहे ना, छोटा आ के आगे अगर ई आ जाए तो क्या बनाएगा? ई बनाएगा। अगर छोटा आ के आगे यदि मतलब छोटा हो बड़ा भी हो सकता है, छोटी हो बड़ी भी हो सकता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको हमारे पास क्या बनाएगा? एड़ी बनाएगा। ठीक है। और हमारे पास अगर मान लो छोटा आ के आगे यदि ऊ आ जाए, मतलब छोटा बड़ा के आगे यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो हम क्या बनाएंगे बेटा? ऊ का उच्चारण देता है इसमें। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। और ओ का उच्चारण हो जाएगा। एक अव का और है इसमें, अव का नहीं है इसमें, ओ का बस है। ठीक है, तो ओ हो जाएगा। और हमारे पास अगर छोटा आ बड़ा आ प्लस लगाए और रीडी आ जाए तो काय का उच्चारण देता है बेटा? अर का उच्चारण देता है। तो ये हमारे पास गुण स्वर संधि में रहेंगे। तो जैसे कि हमने देखा, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, नरेंद्र, क्या देखा हमने? नरेंद्र। ठीक है, नरेंद्र। तो हम किसको अगर विकसित करें तो नर धन इंद्र। आपने क्या देखा? यहाँ पर रा आ का उच्चारण दे रहा और यहाँ पर ई का। जैसे ही आ धन ई मिलके बनाएगा बेटा तो ए बनाएगा। हमें समझ में आया कि अगर ए का उच्चारण देगा तो हम उसमें गुण स्वर संधि में बोलेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गुण स्वर संधि में कोई दिक्कत नहीं है। आ धन ई, नरेंद्र, एड़ी की मात्रा आपको दिखेगी। देख पा रहे हैं ना? देवेंद्र हो गया, देव धन इंद्र। देखो वाह आ का उच्चारण हो रहा देव में, इंद्र लास्ट अक्षर पे आप देख सकते हो इसका शुरुआत का अक्षर। यहाँ पर आ धन ई बना रहा है, ये भी ए बनाएगा। नरेश हो गया, नरधनीश। ठीक है, जितना हमने जो टिक लगा दी इसको पढ़ लेना। भागोदय, तो इसमें देखो भाग धन उदय, या लास्ट में आ रहा तो आ का उच्चारण आ रहा। और ऊ, आ धन ऊ मिलके क्या बनाएगा? ओ बनाएगा बेटा, भागोदय। ठीक है, महेंद्र हो गया। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास जैसे महेश हो गया, महाधन ईश, बड़ा आ धन ई। ठीक है, बड़ा आ धन ई मिलके क्या बनाएगा बेटा? ए बनाएगा। तो एड़ी वाले इस प्रकार से आएंगे। अगर मान लो ओ वाले हो, जैसे सूर्योदय आ गया तो सूर्य धन उदय, सूर्य आ का उच्चारण है, यहाँ ऊ का उच्चारण है, आ धन ऊ मिलके क्या बनाएगा? ओ। अगर आपको ओखली की भी मात्रा दिखे तो आप समझ जाना कि वह गुण स्वर संधि है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और यहाँ देखो नरोत्तम, तो नर धन उत्तम। ठीक है, आ यहाँ आ का उच्चारण हो रहा, यहाँ ऊ का उच्चारण हो रहा, तो आ धन ऊ मिलके क्या बनाएगा? ओ बनाएगा, हो जाएगा नरोत्तम। ठीक है भाई, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे अर का और देख लेते हैं, देवर्षि है तो देव धन ऋषि, तो देव आ का उच्चारण और री का उच्चारण, आ धन री मिलके क्या बनाएगा? अर का उच्चारण देगा, देवर्षि। आपको बोलने में भी पता लग रहा होगा, देवर अर का उच्चारण दे रहा है। महर्षि महर्षि, अर का उच्चारण आ रहा है इसमें भी। ठीक है भाई, महर्षि हो जाएगा। तो हमने ये कर लिया है। अब आती है वृद्धि संधि। तो वृद्धि का मतलब भी वैसे भी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया वृद्धि होना। ठीक है, तो जब आ या आ के आगे ए आई आ जाए तो दोनों मिलके आई हो जाता है। ठीक है, अभी उसमें एक मात्रा थी गुण स्वर संधि में, तो वृद्धि संधि में कितनी मात्राएं होंगी? दो मात्राएं। तो सिंपल सी बात है। जैसे अब की बार आई एनक वाला नियम है और अवरत वाला। ठीक है, अभी एड़ी और ओखली वाला नियम था, अब की बार क्या है वृद्धि संधि में? अयनक और ओखली वाला नियम। ठीक है ना, तो यहां पर आप समझ सकते हैं जैसे एकाएकम, आप देख पा रहे हैं दो मात्राएं एकाएकम में, तो एक धन एकम यानी आ धन ए, देख पा रहे हैं ना, आ धन ए मिलके आय बनाया। अयनक को हम ऐसे लिखते ना, और वैसे मात्रा कितनी चढ़ाते इस पे? कोई भी शब्द लिखते हैं तो दो मात्राएं चढ़ाते हैं। ठीक है, एकाएकम हो गया। इसी प्रकार हम इसमें लिख सकते हैं जैसे सदैव, सदा धन एव, बड़ा आधन ई, तो क्या बनाएगा? बड़ा आधन ए बनाएगा। ठीक है, बड़ा आधन ए बनाएगा तो आय बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम अत्रेय हो गया, जैसे
आ धन ए यहाँ भी बना रहा है, तो हमने इस प्रकार से इस संधि को भी कर लिया है। अब आते हैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, या का उच्चारण देगा आपको इत्तिलम, इत्तिबदत, पर्यावरणम, देख पा रहे हैं ना, या हर जगह मिल रहा है आपको, ठीक है भाई। तो यहाँ इति, ई धन आ मिलके ई को या बना देते, ठीक है। जैसे इति धन अलम लिखा तो इत्तिलम, ठीक है। तो ई और आ मिलके क्या है, ई का या बना देता है। इस प्रकार से इत्तिलम होगा। परिधन आवरण हो गया, तो ई धन आ मिलके क्या बनाएगा, देख पा रहे ना, छोटी ई का उच्चारण और आ का उच्चारण, तो ई धन आ मिलके ई को या बन जाए, पर्यावरण, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्यय कहा तो प्रति धन ए कहा, ई धन ए, ई धन ए मिलके देखो या बना दिया। इस प्रकार से इसमें रहेगी यण स्वर संधि, ठीक है भाई। तो ये हमारी वृद्धि भी हो गई, इसमें दो मात्रा रहेगी, और हमारी यण संधि हो गई, इसमें या का उच्चारण देगा आपको, ठीक है। अब आते हैं हमारा आयादी स्वर संधि। आप देख पा रहे होंगे कि आयादी स्वर संधि में आपको ज्यादा नहीं घबराना है। मेन चीज है इसमें नयनम, ठीक है। देखो नयनम हो गया, सयनम हो गया, जो इसमें इंपॉर्टेंट दी गई है वो कर लेना आप। नयनम तो ने धन अनम, देखो ए धन आ मिलके एड़ी का उच्चारण आ रहा और आ का उच्चारण आ रहा, तो ए धन आ मिलके क्या बनाएगा बेटा, ए को आय हो जात। आय, आय को उच्चारण जिसमें भी आपका दिखे तो आप समझ जाएंगे, आय का उच्चारण दिखना चाहिए और आओ का उच्चारण दिखना चाहिए और आओ का उच्चारण दिखना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि हमारे पास ये आयादी स्वर संधि है। जैसे हमने देखा गाय कहा, इसको देखते हैं, गाय धन अकहा, तो देखो आई का उच्चारण हो रहा, तो आई धन आ मिलके क्या बना रहा है, ए को आय हो जा। देखो यहां समझते हैं, ए आई ओ और औ के आगे कोई भी स्वर आता है तो ए को आय हो जात, आई को आय हो जात, और ओ को आओ हो जात, और आओ को आओ हो जाता है। आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें बिल्कुल सिंपल है समझना, कठिन नहीं है। अब आते हैं हम पूर्व रूप स्वर संधि में, ठीक है भाई। पूर्व रूप स्वर संधि में क्या करेंगे, आपको एक ये देख लेना है अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह, इस प्रकार का अवग्रह चिन्ह आपको शब्द में मिल जाएगा, तो आप पहचान जाएंगे कि हमारे पास कौन सी संधि है, पूर्व रूप स्वर संधि, सिंपल सी बात। और अब आते हैं व्यंजन संधि। कौन सी संधि आती है, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। व्यंजन संधि में आपको जो हमने टिक लगा दी है, इसमें क्या होता है, हलंत का मुख्य चिन्ह होता है। अगर इसमें हलंत नहीं लगाते हैं आपको तो गलत हो जाता है। जैसे निस धन छल, निश्चल हो जाएगा। उत धन ज्वल, उज्ज्वल हो जाएगा। जैसे जगदीश की है तो जगत धन ईसा, प्रथम वर्ण ता को तृतीय वर्ण दा हो जाता, मतलब दा की जगह ता बन जाती, ठीक है भैया। और दर्शन, जैसे सट धन दर्शनम हो गया, या फिर दिक धन गजा दिग्गजा, गा को देखो का बन गो, ये है ना, प्रथम वर्ण का को तृतीय वर्ण गा बन जाता है। इस प्रकार आपको ये पढ़ लेना है। दिगंबर हो गया, सदाचार हो गया, बागीस हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और परीक्षा में ही पूछी जाती है, ठीक है भाई। तल्लीन हो गया, यही आते हैं। सत्कारा हो गया, सदधनकारा, इनको अच्छे से पढ़ लेना। विसर्ग संधि में क्या होता है भैया, विसर्ग संधि जो हमारी रहेगी इसमें भी इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। इसमें भी दोनों तरफ, दोनों जगह विसर्ग होना चाहिए, पहले शब्द पे विसर्ग आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नमाधनते नमस्ते, ठीक है, आदेश को विसर्ग बन जाता, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। निधन चल, निश्चल है, निधन चल हो जाएगा। कश्चित है तो कहा धज्जित, मतलब आदेश को का बन जाता बेटा, विसर्ग बन जाता है। जैसे नमस्कार नमाधनकारा, यहाँ भी आदेश को देखो विसर्ग बन गया। पुरस्कार पुरोधनकारा, इनको अच्छे से भैया विसर्ग संधि को कर लेना है, तो ये हमारी हो जाएंगी संधियां, ठीक है। अब आते हैं हम समासों पर, समासों का अध्ययन करेंगे। तो देखो ये हमारे समास रहेंगे, ग्राम बतः, मतलब ये रहेंगे तत्पुरुष समास में, अच्छे से पढ़ लेना। ये हमारे तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं, इनको भी पढ़ लेना। द्विगु समास क्या होता है भाई, इसकी परिभाषा बता दूं मैं। जिस समास में पूर्ववत द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक होता है और उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति होती है, वह तत्पुरुष समास होता है, ठीक है भाई, इनको आप पढ़ लेना। और द्विगु समास में क्या है, जहां प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा उत्तर पद की विशेषता को प्रकट करता है, वह द्विगु समास होता है। मतलब आपको प्रथम पद क्या दिखेगा, संख्यावाची दिखेगा। जैसे आपने देखा नवरात्रम, इसका विग्रह क्या होगा, नव, नवा नाम रात्रिणाम समाहारा, ठीक है, नवरात्रियों का समूह। तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। नवरात्रम, त्रिभुवन, त्रिलोकी, पंचवटम, पंचवटी, पंचरात्रम, पंचपात्रम, अष्टाध्यायी, तो ये सब क्या रहेंगे, द्विगु समास के, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची आपको दिखेगी। कर्मधारय समास में क्या रहेगा, जहां प्रथम पद विशेषण उपमान होता है तथा दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है,
वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलोत्पलम, तो नीलम चा तत्उत्पलम, ठीक है, इसका विग्रह ये होगा। घनश्याम, घन इव श्यामः, ठीक है। महादेव, महान चासौ देव, तो महापुरुषः, महान चासौ पुरुषः, ज्येष्ठ पुत्रः, ज्येष्ठः पुत्रः, तो इसमें रहेंगे भैया कर्मधारय समास, इसको आप कर सकते हैं कर्मधारय समास। अब आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, जैसे पितरौ, माता चा पिता चा, जैसे माता पितरौ आ जाए तो भी बात ही कही है, पितरौ आ जाए तो भी बात ही कही है, तो माता चा पिता चा ये द्वंद्व समास हो जाएगा। मतलब दो चीजें, जैसे राम लक्ष्मण है, यहाँ दोनों भाइयों का नाम है, यहाँ पितरौ का मतलब होता है माता और पिता दोनों, तो मतलब इसमें जब दो, यहाँ पर इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, जो दो या दो से अधिक संज्ञा शब्द विग्रह की दशा में चा शब्द से जुड़े रहते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से अधिक संज्ञा होनी चाहिए, तो वहां पर होता है द्वंद्व समास, तो ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। इनको भी आप अच्छे से कर सकते हो। अव्ययी भाव समास में आपको क्या मिलेगा, प्रथम पद आपको क्या मिलेगा बेटा, अव्यय मिलेगा। जहां प्रथम प्रधान तथा अव्यय होता है और द्वितीय पद संज्ञावाचक हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। यथाशक्ति हो गई, जैसे यथा देखो क्या है, अव्यय है। उपगम में उप, उप, उप देखो आपके पास क्या है, अव्यय है। प्रति में प्रति है, प्रतिद्रम में प्रति है, ठीक है। अनुरूपम में अनु है, प्रत्येक में प्रति है, और प्रतिग्रह में भी प्रति है, उपनदन में उप है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास अव्ययी भाव। बहुब्रीहि समास में हम क्या करेंगे, बहुब्रीहि समास में क्या करेंगे, हाँ, तो अब हमारा ये बहुब्रीहि समास है। देखो इसमें जैसे पीताम्बरा हो गया, पीतम अंबर यशसा, मतलब जहां सामासिक पदों में किसी अन्य का बोध होता है वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीला है बस जिसका श्री कृष्ण है, ठीक है। तो चंद्रशेखर, चंद्रमा है सिर जिसका, जिसके वह है शिव, मतलब दशानन, 10 है मुंह जिसके वह है रावण। तो ये ध्यान रखना, दशानन जो आपका समास है वो इसमें इसमें नहीं आएगा बेटा, मतलब किस वाले समास में, यानी कि संख्यावाची में नहीं आएगा, द्विगु समास में, ये ध्यान रखना। दशानन हमारा बहुब्रीहि समास में, तो ये सारे समास हमारे बहुब्रीहि समास के हो जाएंगे। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं अव्यय प्रकरण, ठीक है। अव्यय जो है, इसके जो अव्यय जो हमने टिक लगाए हैं इनको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अत्र है ना, अद्य है, शनय है, स्वाहा है, कुत्र है, और ये हमारे तत्र हैं, यद्यपि, यदा, सर्वदा, ये सारे अव्ययों को आप पढ़ लेना है, ठीक है। ये अव्यय आते हैं परीक्षा में, ये भी है कुछ, ठीक है। इसके बाद आपका है उपसर्ग। उपसर्ग भी आते हैं भाई, प्रा उपसर्ग लगाकर परा उपसर्ग, अपउपसर्ग, जैसे आलू, प्रहारः, प्रसारः, प्रणामः, प्रभवती। हमारे पास कोई भी शब्द आ गया, उसने पूछ लिया कि प्रसार शब्द में कौन सा उपसर्ग, तो आप क्या कहेंगे, प्रा उपसर्ग। पराभव शब्द में क्या है, परा। इस प्रकार से आपसे कोई भी शब्द पूछ सकता है। तो आप देख पा रहे हैं जितने भी हमने जो उपसर्ग टिक लगाए हैं इनको जरूर पढ़ के जाना है, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये हो गया सु, हो गया प्रति, हो गया उप, हो गया, ये सारे उपसर्ग आप पढ़ के ही जाना बेटा। अब आते हैं प्रत्यय परिचय। प्रत्यय परिचय में क्या होता है, देखो भैया, अक्त्वा प्रत, जब भी आप अक्त्वा प्रत की बात करते हैं उसमें आपको लास्ट में त्वा लगा मिलेगा, जैसे पठित्वा, ठीक है, त्वा लगा मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि अक्त्वा प्रत है इस पठित्वा में, ठीक है। और धातु कौन सी है, पठ है, ठीक है। गत्वा लगा है, आप देख पा रहे होंगे, गत्वा लगा है तो अक्त्वा प्रत, त्वा मिल जाएगा तो अक्त्वा प्रत रहेगा। देखो त्वा मिल रहा ना सब में, आप देख पा रहे होंगे, त्वा मिल रहा तो अक्त्वा प्रत रहेगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब आते हैं ल्यप्रत में, क्या करोगे आप डायरेक्टली समझने की कोशिश करो, जैसे अनी हो गया, अनुभोय हो गया, लास्ट में आपका या आए तो आप समझ जाएंगे ल्यप्रत है, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा, तुमुन प्रत में क्या करोगे, लास्ट में तुम मिल जाए आपको, तुम, लास्ट में तुम लिखा होगा जिस प्रत में, तो आप क्या कहेंगे बेटा, तुमुन प्रत है, सिंपल सी बात। यही आते हैं परीक्षा में, जैसे पठितुम आ गया, ज्ञातुम आ गया, गंतुम आ गया, उसने पूछ लिया कि क्या प्रत है, तो आप क्या लिख सकते, तुमुन प्रत है। इसके बाद जैसे सानच प्रत्यय आ जाए, तो सानच प्रत्यय में आपको लास्ट में बेटा मान, लास्ट में मान मिल जाएगा, ठीक है। वर्धमान होगा, लभमान होगा, सेवामान होगा, ठीक है, वर्तमान होगा, लास्ट में मान मिले तो आप क्या लिखोगे उसमें, सानच प्रत्यय। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमने कर दिया है, ठीक है भाई। इस प्रकार से समझा दिया है। और अक्त प्रत्यय में आपको क्या है, इस प्रकार से आपको कोई भी धातु मिल जाएगी, जैसे भूतः धातु है भू, अक्त प्रत्यय रहेगा, पठितः, गतः, पीतः, श्रुतः, कृतः, इस प्रकार के वाक्यों में आपको क्या मिलेगा बेटा, ये स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में है, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, अक्त प्रत्यय मिलेगा। और अक्तवतु प्रत्यय कहाँ होता है बेटा, जहां बाण लगा हो, यहाँ देखो, जहां शब्द के लास्ट में बाण लगा हो वहां अक्तवतु प्रत्यय होता है। कौन सा, अक्तवतु प्रत्यय, ठीक है, इसको आपको कर लेना है।
तो ये हम कर लेंगे। तो जी हमारे हो जाएंगे प्रत्यय, और भी है तो बाकी इतने ही आते हैं, बाकी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आते हैं हमारे पास शब्द रूप में। देखिए जरा, बालक के रूप कर लेना आप सभी विभक्ति में। ठीक है, फल के रूप आप करके जाना, नदी के रूप आप करके जाना, ये हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे पिता के रूप आप करके जाना, राजा के करके जाना। ठीक है, इतने ही कर लेना बस। ठीक है, तो जी हमारे हो जाएंगे शब्द रूप। ठीक है, अब आते हैं हम, अब कहाँ आते हैं, अब आते हैं धातु रूप पर। नेक्स्ट है धातु रूप। धातु रूप में पठ धातु हो गई, गम धातु हो गई, इनको अच्छे से पढ़ के जाना और सब में पढ़ के जाना। कोई भी पूछ सकता है, जैसे आ गया अगच्छत इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। अगच्छत में धातु तो कौन सी रहेगी, गम ही रहेगी, ये ध्यान रखना। और ऐसा भी आ सकता, अगच्छत में कौन सा पुरुष है तो प्रथम पुरुष रहेगा, लकार कौन सा है तो लंग लकार रहेगा। ठीक है, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। जैसे गमिष्यति, गमिष्यतः इत्यस्मिन् पदे वचनमस्ति, तो कौन सा वचन है, नहीं कौन सा पुरुष है, पुरुष पूछेगा तो प्रथम पुरुष से। ठीक है ना। और वचन भी पूछ सकता है, तो वचन कौन सा है बेटा, द्विवचन है, क्योंकि ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन, ऐसे रहेंगे। ठीक है भाई, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो जी गम धातु के, ये पट धातु के, दोनों करके जाना। अब आते हैं भू धातु के भी करके जाना, पा धातु के भी करके जाना, दस धातु के भी करके जाना। तो जी हमारे हो जाएंगे बेटा धातु रूप। ठीक है, लब धातु के करके जाना। जैसे आ गया लभेति इत्यस्मिन् पदे वचनमस्ति, तो लिखोगे द्विवचन। अगर आ जाए लब धातु में, लभेते में कौन सी धातु है तो लब धातु है, लभेते में कौन सा पुरुष है तो यह प्रथम पुरुष है। इस प्रकार के ये धातुएं भी आती है। ठीक है, ये हमारे धातु भी हो जाएंगे। अब हम क्या बताने वाले हैं, जो कि अशुद्धि संशोधनम है, तो इसको आप पढ़ लेना भाई। ठीक है, कुछ पढ़ लेना क्योंकि इसी में से आते हैं। ठीक है, अब आते हैं वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन भी आप कृतवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो, अगर कर्ता कृतवाच्य में होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है बेटा, कर्म होता है द्वितीय विभक्ति में, क्रिया क्रिया कर्ता व पुरुषो वचन के अनुसार होती है। ठीक है भाई, जैसे उन्होंने दे दिया बालकः, जैसे उसने दे दिया बालकः ग्रंथम पठति, तो ये तो हो गया हमारा कर्म कृतवाच्य में। अगर इसी को हमें कर्मवाच्य में ले जाना हो, तो अगर कर्मवाच्य में ले जाना हो तो देखो बेटा, हमने क्या बचाया कर्मवाच्य के लिए, यहाँ देखो कर्ता कै में रहता है तृतीय विभक्ति में। ठीक है भैया, यहाँ प्रथमा विभक्ति में रहता है कर्ता, आप देख पा रहे होंगे कृतवाच्य में कि यहाँ प्रथमा विभक्ति में कर्ता रहता है, तो इस कर्ता को हमें कै में बदलना है, तृतीय विभक्ति में बदलना है। तो बालकैन हो गया भाई, यहाँ ग्रंथम था तो यहाँ ग्रंथा हो गया, प्रथम विभक्ति में बदल गया, द्वितीय से प्रथमा आ जाती है। और यहाँ देखिए आप, यहाँ पठती का क्या हो जाएगा, पठ्यते, मतलब ये पठती का पठते होता है। ठीक है, तो ये हमने बदल दिया है। तो ऐसे और भी आगे दिए हैं कृतवाच्य कर्मवाच्य के लिए। ये हमारे कुछ शब्द दिए हैं, इनको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि भैया पठती का पठते, खादते का खादते, लिखती का लिखते, ये सब पढ़ के जाना, क्योंकि भैया जब ये आपसे बनेंगे वाच्य परिवर्तन। ठीक है भाई, इसको जैसे अहम जलम पिबामी, इसको अहम को का हो जाता, माया हो जाता है, अयम अहम का में बदलता है, माया में बदलता है, और जलम पिएते, पिबामी को पिएते हो जाएगा। इसको आप पढ़ लेना। ठीक है भाई, जो हमने जी टिक लगी है इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। तो ये हमारे कृतवाच्य से कर्मवाच्य भी हो जाएंगे। अब आता है पत्र लेखन। पत्र लेखक में आप एक अवकाश वाला पत्र करके जाइएगा, एक शुल्क मुक्ति वाला पत्र करके जाइएगा, ऐसे दोनों कर लेना पर्याप्त है। या फिर एक और करना है तो स्वभगिन्या विवाह आमंत्रितुम स्वमित्रम प्रतिपत्रम, इसको भी आप कर लेना। बाकी दो तो करके ही जाना भाई, इसमें से आपका एक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं निबंध लेखन में। आप पठित बोध आप खुद कर लेना, क्योंकि वो आ जाएगा, बन जाएगा आपसे। हाँ, अब आता है संस्कृत भाषायाम महत्वम। संस्कृत भाषा का जो महत्व है उस पर निबंध आप करके ही जाना, क्योंकि आपका 100% परीक्षा में मिलने वाला है। ये आ ही गया है क्योंकि मैंने पेपर से ही दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया संस्कृत भाषा का। और एक कर लेना आप महाकवि कालिदास का भी। ठीक है, ये दो निबंध करके जाइएगा आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एक ही यही वाला भर करके जाना भैया, संस्कृत भाषा का ही कर लेना, तो यही आ जाएगा आपका, 100% आएगा। ठीक है, ठीक है, तो हो जाएगा। अब देखो भैया, ये हमारा संस्कृत का पेपर जो है 3 मार्च को रहेगा, और बहुत ही अच्छे से जितना मैंने बताया है, नहीं नहीं 5 मार्च को, सॉरी 3 मार्च को नहीं, 5 मार्च को ही है, मैं पहले बता चुका था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, 5 मार्च को अपना पेपर रहेगा। इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, जितना भी मैंने बताया इसको बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि नहीं तो पछताओगे भाई। तो बहुत ही 100% आएगा जी। ठीक है ना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और
वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और देखिए आप और आगे वाले पेपरों के लिए भी आगे वीडियो बनाऊंगा। और अपना जो है क्लास 9th का था, ये क्लास 9 सब्जेक्ट संस्कृत का पेपर था।